अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो एनसीईआरटी में लाइंस जो आपको ध्यान रखनी है, इससे आप क्वेश्चन जो आने थे वो वहीं से आएंगे, रेयर चांस में थ्योरी से वो लोग क्वेश्चन उठाएंगे, तो अगर पूछेंगे तो जो आएगा इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं जो आप डिस्कस करने वाला हूँ वो देख लेना, बाकी जो लाइंस इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए एक बार देख लो। तो अब एनसीईआरटी जैसे आप खोलते हो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखते हो, वेस्पर हमने देख लिया था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सबसे पहले बताइए कि इस थ्योरी को लाने की जरूरत क्या पड़ी। तो हमने देखा था कि लेविस थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे वो सिर्फ स्ट्रक्चर्स की बात करता था, शेप्स के बारे में बात नहीं करता था। तो इसीलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक तो इसलिए लाया गया क्योंकि वो शेप्स को अच्छे से एक्सप्लेन करता था, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के शेप को अच्छे से एक्सप्लेन करता था, ठीक है। दूसरा, अभी तक जितनी भी थ्योरी आपने देखी, वेस्पर देखा और ऊपर आपने लेविस स्ट्रक्चर देखा, उसमें केमिकल बॉन्ड की तो बात करी गई थी कि बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, लेकिन बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है वो समझाना वो समझा नहीं पा रहे थे। तो इसलिए वीबीटी का जो दो मेन काम था वो था कि वो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड कैसे हो रहा है वो समझाता था, शेप्स को समझाता था थियोरेटिकली, जैसे वेस्पर ने शेप समझाया कि कैसे हो रहा है, रिपल्शन के थ्रू समझाया उसने कि रिपल्शन हो रहा है, इसलिए एक वो शेप दिखाया, लेकिन उसको थियोरेटिकली वेस्पर नहीं समझा पाया था, इसलिए ये उसका ड्रॉबैक था। और इस चीज़ को कौन पूरा करता है, तो वीबीटी पूरा करता है। तो ये दो चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि लिविस में जो लिमिटेशन थे लाइक शेप्स वो नहीं दिखा पाता था, वो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बात नहीं करता था कि फॉर्मेशन हो कैसे रहा है। ऑल्सो वो ये नहीं समझा पाया था कि जो H2 है और F2 है, इसकी अगर आप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखने जाओगे तो दोनों के अलग अलग है, लेकिन उसने तो बस बात की थी कि H के बीच भी कोवेलेंट बॉन्ड है, फ्लोरीन के बीच भी कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इस केस में तो दोनों के बीच सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था, तो सेम होना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग, लेकिन वो उसको समझा नहीं पाया कि इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो अलग अलग क्यों है, ठीक है। एक तो ये हो गया, तो ये जो तीन ड्रॉबैक्स थी लिविस के ड्रॉबैक्स थे जिसको वीबीटी सही करता है। ऑल्सो वेस्पर का जो ड्रॉबैक था कि वो थियोरेटिकली शेप्स को नहीं समझा पाता, जो ज्योमेट्री उसको समझा तो दिया उसने, कंसेप्चुअली एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन थियोरेटिकली उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो इन सबको किसने सही किया, वीबीटी ने सही किया, इसलिए उस थ्योरी को लाना पड़ा। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत कम को पता होगा कि जो वीबीटी है और एमओटी है ये दोनों क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल से बेस्ड है, वेस्पर नहीं है, ठीक है। तो कभी आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल, तो उसमें वेस्पर आंसर होगा, क्योंकि वीबीटी और एमओटी दोनों ही क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है। और यही चीज़ जब हम ये लाइन को देखेंगे तो डिस्कस करेंगे। अब हमने बात करा था कि वेस्पर किस पे बेस्ड था, तो वेस्पर अगर आपको याद है मैंने बोला कि वेस्पर जब भी पूछे किस चीज़ पे बेस्ड है तो आपको बस उसका फुल फॉर्म याद रखना है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, मतलब कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है जो कि बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, लोन पेयर हो सकते हैं, उनके रिपल्शन के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। लेकिन जो वीबीटी है वो किन किन चीज़ों पर बेस्ड था वो यहाँ पे लिखा हो गया है। तो कभी पूछ सकते हैं कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज बेस्ड, उसमें से एक, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं देंगे, वही आपका सही होगा, ठीक है। तो इसमें एक ऑप्शन, तो मैं इसको ट्रिक बताता हूँ याद रखने का, कि कहीं भी आपको एटॉमिक ऑर्बिटल दिखे, और एटॉमिक ऑर्बिटल लिखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। तो जैसे ही आपको एटॉमिक ऑर्बिटल दिखे, हाइब्रिडेशन दिखे या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखे, तीनों चीज़ तो होती ही है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसी पे बेस्ड है, ठीक है। चौथा चीज़ जो है उसके ऊपर हम लोग बात करना होगा। पहला पॉइंट कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो एटॉमिक ऑर्बिटल पे बेस्ड है, सही बात। एटॉमिक ऑर्बिटल लिखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए एलिमेंट्स का, तो उस पर बेस्ड था, ठीक है। थर्ड, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग पे बेस्ड था, हाँ, उसी के थ्रू उसने बॉन्डिंग समझाई थी कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। फोर्थ, हाइब्रिडेशन वाला जो प्रिंसिपल था वो इसी में आया था, इसी के साथ साथ आया था, तो वीबीटी हाइब्रिडेशन पे भी बेस्ड था। और लास्टली जो लास्ट वाला पॉइंट है जिसमें आप गलत कर सकते हो वो है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन एंड सुपरपोजिशन, और ये क्योंकि मैंने बताया था क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल पे बेस्ड था। तो एनसीईआरटी ने भी यहाँ लिखा है कि इसको यहाँ पे समझा पाना मैथमेटिकल टर्म्स में पॉसिबल नहीं है, तो मैं भी आपको नहीं समझाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये पूछने के चांस तो बहुत कम है। कभी आया तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि ये जो लिखा हुआ लाइन प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन एंड सुपरपोजिशन, इस पे भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेस्ड था, बस इतना याद रखो कि वो क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड था। ये जो लाइन है ये क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर ही कुछ चीज़ है, ठीक है। तो इन पांचों चीज़ों पर आपका वीबीटी बेस्ड था। आगे चलते हैं। अब समझने से पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम लोग सबसे पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो फॉर्म होता है उसको एक बार समझते हैं। तो जब भी आप हाइड्रोजन एटम को देखोगे तो वो जब अप्रोच करता है H2 बनने के लिए, उस समय कुछ उसके बीच में कुछ फोर्सेस लग रहे होते हैं। तो वो कौन कौन से फोर्सेस है वो देखते हैं। तो दो टाइप के फोर्सेस लगते हैं, एक तो एट्रैक्टिव फोर्स और एक आपका रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। एट्रैक्टिव फोर्स में कौन सा होगा, जो भी ऑपोजिट चार्ज के बीच लग रहा होगा। तो एक तो जो न्यूक्लियस होगा, मतलब Na के बीच, मतलब कि आपके पास यहाँ पे दो हाइड्रोजन आइटम है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इन्होंने नहीं दिया है, इन्होंने नहीं दिया, बनाता हूँ अगर मैं, तो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है जिसको आप Na बोल रहे हो, ठीक है, और इसी का इलेक्ट्रॉन है जिसको आप Ea बोल रहे हो। फिर ये दूसरे हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है जिसको आप Nb बोल रहे हो प्लस, और ये उसका इलेक्ट्रॉन है जिसको आप Eb बोल रहे हो, ठीक है। ये तो क्या क्या इंट्रैक्शन होगा, तो जब ये पास आ रहे होंगे तो एक तो आपस में ही जो सेम एटम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा होगा, वही यहाँ पे लिखा है कि अट्रैक्शन बिटवीन Na एंड Ea, और इस वाले एटम में Nb और Eb के बीच अट्रैक्शन हो रहा होगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा, इस Na और इस Eb के बीच भी अट्रैक्शन हो रहा होगा जब ये पास आ रहे होंगे, और इस Nb और इस Ea के बीच अट्रैक्शन हो रहा होगा, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच। तो ये दो टाइप के अट्रैक्टिव फोर्स लग रहे होंगे जब ये पास आ रहे होंगे। अब बात करते हैं रिपल्सिव फोर्स के बारे में, जो सेम चार्जेस वाले पे लग रहा होगा। तो Na और Nb के बीच एक तो लग रहा होगा, और दूसरा Ea और Eb के बीच लग रहा होगा। तो यही लिखा है, एक तो Ea Eb के बीच और एक Na Nb के बीच। तो कभी आता है कि जब भी कोई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है तो उनमें कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, तो ऐसे लिखा होगा ऑप्शन, आपको कंसेप्चुअली समझ लेना है। मैंने बता दिया कि कैसे आपको इमेजिन करना है। ये अगर लिखा है कि Ea के बीच लग रहा है क्या, तो आपको बताना कि भैया एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, दूसरा Ea तो है ही नहीं, या दूसरा Eb भी नहीं है। तो Ea के बीच या फिर Eb के बीच पॉसिबल नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन एटम की बात करें हम लोग। तो जब ये धीरे धीरे पास आएगा ना, तो होगा क्या कि जो ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्स था, मतलब कि अपने ही न्यूक्लियस और अपने ही इलेक्ट्रॉन के बीच, वो वीक होते जाएगा, और जो नया फोर्स है जो कि
एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच लग रहा होगा वो स्ट्रांग होते जाएगा। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि इन्होंने बताया कि एक्सपेरिमेंटली तो क्या होगा कि स्टार्टिंग में जो एट्रैक्टिव फोर्स होगा वो ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो पास आएंगे तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ने लगेगा कि जैसे कोई चीज़ पास आता है सेम चार्ज को तो रिपल्शन बढ़ रहा होता है। तो एट्रैक्टिव फोर्स इनिशियल ज़्यादा है तो उसको खींचते रहेगा और धीरे धीरे रिपल्सिव फोर्स बढ़ रहा होगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर रिपल्सिव फोर्स एट्रैक्टिव फोर्स के इक्वल हो जाएगा और उसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सबसे मिनिमम होती है। ठीक है, कैसे मिनिमम होगा मैं अभी समझाऊंगा, फॉर्मुला से समझ लेना आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे एट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स के इक्वल हो जाए, उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा और उसी पॉइंट पे हम लोग बोलते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम है वो बॉन्ड फॉर्मेशन उन्होंने कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने समझाया था कि कैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये समझ लिया आपने कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे एट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स बैलेंस हो गए और जो एनर्जी है उस मॉलिक्यूल का वो मिनिमम स्टेट पे आ गया, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम हो गया डिक्रीज होते होते, उसी को हम लोग बॉन्डेड स्टेट बोलते हैं हाइड्रोजन का। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपके 2020 में कोविड वाले एग्जाम में, तो वो आपको समझना होगा एक तो। और उससे पहले आपको ये समझना होगा कि जब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पास आए, जब ये हाइड्रोजन एटम्स पास आए तो उन्होंने क्या बना लिया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लिया। पूछते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल क्यों है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम, तो आपको बोलना है कि जब ये पास आए, आपको यहाँ दिख रहा है कि पहले ये दूर दूर थे, धीरे धीरे पास आते जा रहे हैं, तो ये एनर्जी धीरे धीरे क्या होता है, कम होते जा रहा है। एक ऐसा स्टेट जहाँ पे एट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स इक्वल हो चुका है, उस स्टेट पे जो एनर्जी है कंपेयर टू इनिशियल स्टेट सबसे कम है और इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कि जो इनिशियल एनर्जी जो ज़्यादा थी वहाँ से अब एनर्जी कम हो चुका है, मतलब कि इस बीच एनर्जी रिलीज हुआ होगा, वो जो एनर्जी रिलीज हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, और यही इसका रीजन है। कभी आपसे ये पूछ ले कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है, रीजन उसका क्या है, रीजन है कि एनर्जी गेट्स रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं या बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, और वो सेम होता है एज कम्पेयर टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्योंकि जितना एनर्जी आपका रिलीज हुआ होगा बॉन्ड बनने में, जब वो टूटेगा तो उतना ही एनर्जी निकलेगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको ये ग्राफ समझना है। अब जैसे जैसे डिस्टेंस कमता है ना, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी कम होता जाता है और ये पॉइंट जहाँ पे एनर्जी मिनिमम हो जाती है उसी पे बोलते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। और इससे अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे कि यहाँ से यहाँ तक का क्या डिस्टेंस है, इसको हम लोग बॉन्ड लेंथ बोल रहे हैं, तो कभी यहाँ पे ए लिख के पूछ दे कि ए क्या है, बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, दूसरा, इस पॉइंट से जो एनर्जी डिक्रीज हुआ है, क्योंकि ये जो एनर्जी है वो एनर्जी है जो इनिशियल था और यहाँ पे जो एनर्जी दिख रहा है वो एनर्जी है जो फाइनल बना है। तो ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है इनिशियल से फाइनल का, इसको हम लोग बॉन्ड एनर्जी बोल रहे हैं। तो यही पूछा गया था 2020 में कि बताओ, एक ऐसा ग्राफ दिया हुआ था, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन का ग्राफ है, यहाँ पे ये पॉइंट ए है जो कि बेसिकली क्या था, इनिशियल एनर्जी था, और ये पॉइंट बी था जो कि बेसिकली फाइनल एनर्जी था, जहाँ पे आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया हाइड्रोजन के बीच। तो उन्होंने पूछा था बताओ बॉन्ड एनर्जी कितना है, तो आपको ये सी दिया था बस कंफ्यूज करने के लिए। आपको देखना था कि अच्छा बॉन्ड एनर्जी क्या होगा कि जो फाइनल एनर्जी बना है उसकी जो फाइनल एनर्जी उसके पास है और इनिशियल जो था उसको माइनस कर लेंगे, बॉन्ड एनर्जी मिल जाएगा। तो फाइनल इसके पास था बी, इनिशियल था इसके पास ए, बी माइनस ए कर देंगे तो बॉन्ड एनर्जी मिल जाएगा। ये इसका आंसर था। ठीक है, ऐसे ऑप्शन दिए थे बी माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस बी माइनस ए बाई 2, ऐसे ऑप्शन से, तो उसमें आपको बी माइनस ए वाले को टिक करना था। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। आपने समझ लिया कि बॉन्ड एनर्जी ये वाला पार्ट है, ठीक है, इनिशियल से फाइनल के बीच का जो डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, और बॉन्ड लेंथ यहाँ से यहाँ तक वाला आपका डिस्टेंस है। ठीक है, वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट था, मैंने समझा दिया। हाँ, उसके बाद आप अगर आगे जाते हो तो उस केस में एनर्जी बढ़ने लगता है, इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा पास होता है, रिपल्शन जो न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन है वो बढ़ने लगता है, इसलिए आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ बढ़ने लगती है, इसलिए आगे नहीं जाते हैं। यही स्टेट है जहाँ पे बॉन्ड एनर्जी मिनिमम है। तो ये ग्राफ भी आपको याद होना चाहिए कैसे कम होता है फिर बढ़ने लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट समझते हैं, जो कि समझाता है कि कैसे आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इसने जो वीबीटी था उसने कैसे आपका समझाया कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है और दूसरा शेप को कैसे समझाया। सबसे पहले जो आपने देखा कि बॉन्ड कब बनता है, जब मिनिमम एनर्जी स्टेट में आ जाता है, इतना पास आ जाता है कि उस केस में जो एनर्जी है वो मिनिमम हो जाती है। उस स्टेट में आने के बाद वो एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें जो एटम्स है वो बहुत पास है, उसके कारण जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो कुछ पार्शियली ओवरलैप कर जाते हैं और उसी पार्शियल ओवरलैप के टाइम क्या होता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसी को बॉन्ड फॉर्मेशन बोलते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा है कि ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट ये बोलता है कि फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स रिजल्ट्स बाय पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल हैविंग ऑपोजिट स्पिन्स। उस टाइम पे जब एनर्जी मिनिमम हो जाती है, मतलब कि ऐसा टाइम जब एटम्स जितना पास आ सकते थे मैक्सिमम उतना पास आ चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने समझा दी कि बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में हो। उस स्टेट में होता क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स सबसे ज़्यादा पास आ जाते हैं, उनमें पार्शियल ओवरलैप हो जाता है। उसी पार्शियल ओवरलैपिंग के टाइम इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है और यही जो आपका ओवरलैपिंग हुआ है उसी को बॉन्ड बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा कोवलेंट बॉन्ड का, इसको हम लोग आगे यूज़ भी करेंगे। ठीक है, तो ये था ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। इसी के बेसिस पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो शेप को, जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ है बॉन्ड्स के, कि क्यों टेट्राहेड्रल में 109.5 डिग्री होता है, CH4 में जब निकालने जाओगे तो क्यों ये 90 डिग्री नहीं बना रहा है। ठीक है, क्योंकि पी ऑर्बिटल 90 डिग्री प्रेजेंट हो, आगे डिस्कस करेंगे क्यों ये 109.5 डिग्री होता है। ये चीज़ वीबीटी ने एक्सप्लेन किया इसी ओवरलैप के कंसेप्ट पे और हाइब्रिडेशन के कंसेप्ट। ठीक है, अब जो ओवरलैपिंग होती है इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले ओवरलैप जो है कितने तरीके के हो सकते हैं, तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। तीनों का एग्जांपल जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये पॉजिटिव ओवरलैप का है, ये नेगेटिव ओवरलैप का है और ये जीरो ओवरलैप का है। तो ऐसे डायग्राम बना के आपसे पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो ओवरलैप। तो जीरो ओवरलैप अच्छे से याद रखो कि अगर
पी एक्स और एस के बीच ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, किसका, पी एक्स और एस के बीच ओवरलैप हो रहा है तो जीरो ओवरलैप है, ठीक है, अच्छे से। पी एक्स और वाई के बीच ओवरलैप हो रहा है तो जीरो ओवरलैप है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। आप याद रखो, सबसे पहले जब भी आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपने जो एक्स वाई जेड पढ़ा है उसका थोड़ा यहाँ पे उल्टा है। इन्होंने माना हुआ है कि जेड वो डायरेक्शन जो आप नॉर्मली एक्स को मानते हो, ठीक है, वाई जो मानते हो वाई है, एक्स और जेड का चेंज हो गया है, तो एक्स आपका ये 3D वाला है जो ऊपर निकल रहा है, ठीक है, प्लेन में जो आप एक्स वाई मानते थे वो एक्चुअली जेड वाई हो गया, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो जेड ये है, वाई ये है, जो कि दोनों प्लेन में है, और एक्स जो है वो प्लेन से बाहर निकल रहा है 3D में, तो तीनों आपस में 90 बना रहे हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा वो चेंज कर रखा है। दूसरा पी एक्स का अगर मैं बात करता हूँ, जो कि इन्होंने बोला है यहाँ पे, तो पी एक्स ये था और एस ये था, तो क्या इसके बीच अच्छे से ओवरलैप होगा, नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो मेनली होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, ठीक है, लोब्स जहाँ पे बड़े लोब्स होते हैं वहाँ पे, और स्फेरिकल जो यहाँ पे ओवरलैप होगा वो सेंटर पे होगा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं होगा, तो पेयरिंग ही नहीं हो पाएगी, इसलिए यहाँ पे कहते हैं जीरो ओवरलैप, ठीक है। तो पी एक्स और एस के बीच जीरो ओवरलैप होता है, सेम पी एक्स और वाई के बीच भी जीरो ओवरलैप होगा, ठीक है। मान लो ये पी एक्स है और ये पी वाई, ये कहाँ पे मिल रहे हैं, सेंटर पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नहीं है, इसलिए जीरो ओवरलैप है, ठीक है। ऐसे इसको याद रख सकते हो, पी एक्स पी वाई जीरो ओवरलैप, पी एक्स पी एस जीरो ओवरलैप, क्योंकि पी एक्स पी वाई को ऐसे भी याद सकते हो, ये दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं आपस में, तो सही से ओवरलैप नहीं, क्योंकि सही से ओवरलैप होने के लिए आपको या तो पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, जो कि पाई बॉन्ड बनाते हैं, या फिर हेड ऑन ओवरलैप करना चाहिए, जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे याद रखो, सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैप, ठीक है, ये तब करेंगे जब दोनों सेम एक्सिस पे हो या फिर पैरेलल हो एटलीस्ट, ताकि पाई बॉन्ड बनाए, ठीक है। लेकिन ये जो बना रहा है पी एक्स सीधा है, पी वाई ऐसे है, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये ओवरलैप नहीं कर पाएगा। सेम पी एक्स और एस के साथ भी, तो ये दोनों एग्जांपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव ओवरलैप का आपको दिख रहा है, यहाँ पे 2 लोब्स होते हैं हर एक ऑर्बिटल्स के, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पी जेड का ओवरलैप पॉसिबल है, पहला तो ये पॉइंट हो गया, तो ये पॉजिटिव लोब पॉजिटिव के साथ आ रहा है, इसलिए पॉजिटिव लोब पॉजिटिव ओवरलैप इसको बोला हुआ है। सेम पी जेड और एस के बीच क्या ओवरलैप पॉसिबल है, तो हाँ है, पहला तो ये चीज़ हो गया, और ये पॉजिटिव ओवरलैप यहाँ पे दिखाया हुआ है क्योंकि प्लस और प्लस का हुआ है, ठीक है। क्या पी एक्स और पी एक्स के बीच हो सकता है, हाँ हो सकता है, ये पाई बॉन्ड बनेगा, है ना, पैरेलल ओवरलैपिंग है, और इसमें भी प्लस प्लस के साथ और माइनस माइनस के साथ होता है, तो ये पॉजिटिव ओवरलैप है, ठीक है। पी वाई के साथ भी हो सकता है, पाई बॉन्ड बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब नेगेटिव ओवरलैप देख लो, तो पी जेड आपका पॉजिटिव ओवरलैप भी दिखा सकते हैं, नेगेटिव भी दिखा सकते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स भी आ सकते हैं। पी जेड विल नॉट शो ओवरलैप, गलत स्टेटमेंट। पी एक्स एंड एस विल शो ओवरलैप, गलत स्टेटमेंट, ठीक है, पी एक्स एस ओवरलैप नहीं दिखाते। पी एक्स एंड पी वाई विल शो ओवरलैप, गलत स्टेटमेंट, नहीं दिखाते। पी एक्स एंड पी वाई पी वाई एंड पी वाई कैन शो ओवरलैप, और पी एक्स एंड पी एक्स कैन शो ओवरलैप, सही स्टेटमेंट है, ठीक है। पी एक्स एंड पी एक्स कैन शो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ओवरलैप, सही स्टेटमेंट है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव को आउट ऑफ फेज और इन फेज ओवरलैप भी बोलते हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट्स आपसे पूछ सकते हैं। एक बार आपने डायग्राम देखा, समझ लिया, बस काम हो गया आपका। पी जेड एंड एस कैन शो ओवरलैप, सही स्टेटमेंट है, ठीक है। पॉजिटिव भी दिखा सकते हैं, नेगेटिव भी दिखा सकते हैं, यहाँ देख लिया। तो ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपका काम हो गया। तो 3 टाइप के ओवरलैपिंग हो सकते हैं, पॉसिबल है, देख लिया आपने, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है। अच्छा, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है पता होना चाहिए। तो कभी अगर स्टेटमेंट आए कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आपको दिख रहा होता है सरफेस बाउंड्री डायग्राम्स में, ये चार्ज होता है, गलत स्टेटमेंट। ये जो है बेसिकली वेव फंक्शन का साइन है, ठीक है, इट इज द साइन, इट इज द फेज ऑफ द वेव फंक्शन एंड नॉट रिलेटेड टू द चार्ज, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता होना चाहिए। अब एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको बॉन्ड फॉर्मेशन करवाना है तो सेम साइन और सेम फेज में होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी को हम लोग पॉजिटिव ओवरलैप बोलते हैं, मतलब कि अगर आपको बॉन्ड फॉर्मेशन चाहिए तो पॉजिटिव ओवरलैप होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब कि बॉन्ड फॉर्मेशन इन केसेस में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है इस पैराग्राफ में कि ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग बॉन्ड शुड हैव सेम साइन, साइन को फेज भी बोल सकते हैं, सेम साइन या फिर सेम फेज, एंड ओरिएंटेशन इन स्पेस, ठीक है। सेम साइज तो है, मान लो ओरिएंटेशन नहीं है, एक एक्स में एक वाई में, तो पॉसिबल नहीं है। सेम साइन होना चाहिए, जिसको सेम फेज भी बोल सकते हैं, और सेम ओरिएंटेशन होना चाहिए अगर आपको बॉन्ड फॉर्मेशन करवाना है ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के थ्रू। तो ये पैराग्राफ से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछे जा सकते हैं, स्पेसिफिकली ये जेड वाई एक्स याद रखना केमिस्ट्री के फॉर्म में, ये इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ समझाया कि कैसे CH4 के कारण बहुत सारी दिक्कतें हुई, और फिर हम लोग को समझना पड़ा कि अच्छा नहीं, हाइब्रिडेशन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली हम लोग ऑर्बिटल्स के थ्रू ओवरलैपिंग नहीं समझा सकते, वो यहाँ पे बात करी गई है। अगर आप CH4 को देखोगे और बॉन्डिंग समझने की कोशिश करोगे तो कार्बन कुछ ऐसे इस स्टेट में रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैं लिख रहा हूँ कार्बन का, तो वो रहता है 1s2 2s2 6 है ना एटॉमिक नंबर, तो 2p2 ऐसा हो गया। तो अगर मैं वैलेंस शेल का लिखूँ तो s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे, ठीक है। कार्बन को हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाने, मतलब इसके पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स तो एटलीस्ट होने चाहिए, मतलब कि 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसके लिए करेगा क्या, ये एक्साइट होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और ये बना लेगा कुछ ऐसा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर एस से एक्साइट होकर चला गया पी में, और पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और एस में भी 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इसके बाद 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है, जिसके थ्रू एच के साथ ही एक बॉन्ड बना सकता है, एक इलेक्ट्रॉन लेके, और 4 बॉन्ड जो आपको CH4 में दिखता है वो बनेगा, ठीक है। ये जो हम लोग बात करें, ये हाइब्रिडेशन से आने के पहले के कंसेप्ट की बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एस के साथ एक बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के एस ने, हाइड्रोजन में तो ऐसे ही होता है, ठीक है ना, 1s1 होता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल ने कार्बन के एस ऑर्बिटल के साथ एक बॉन्ड बनाया। दूसरा, हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल ने कार्बन के px ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाया, फिर वही एस ऑर्बिटल ने py के साथ बॉन्ड बनाया, और वही एस ऑर्बिटल ने pz के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ जब ये बात करें हम लोग, जब हाइब्रिडेशन कंसेप्ट नहीं आया था। अब ये बनने के बाद जब इसके थ्रू बॉन्डिंग एक्सप्लेन करी गई कि ये ओवरलैप हुआ, ऐसे ऐसे बॉन्ड बना, तब उन्होंने जब चेक किया तो उनको दिखा कि अच्छा इस केस में हो क्या रहा है कि हमें पता है कि px py और pz 3 ऐसे 90 डिग्री के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो मतलब कि ये जो बॉन्ड एंगल होगा 3
कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड का वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। और एक क्योंकि एस के साथ बना रहा है और एस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है तो वो कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, मतलब कि बॉन्ड या तो यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है या फिर यहाँ कहीं पे प्रेजेंट हो सकता है। तो इन्होंने बोला कि मतलब कि अगर CH4 का मैं बॉन्ड एंगल लिखूँ तो 3 एंगल तो 90 डिग्री वाले होंगे क्योंकि PX PY और PZ के साथ फॉर्म हो रहे हैं, और एक का कोई डायरेक्शन नहीं है क्योंकि वो एस के साथ फॉर्म होता है, और एस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है स्पेसिफिक, कहीं पे भी हो सकता है, स्फीयर के फॉर्म में होता है, तो वो यहाँ पे भी बॉन्ड हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। और ये एक्सप्लेनेशन कुछ सही बैठा नहीं क्योंकि हम लोग को पता था CH4 में जो एंगल है वो 109.5 डिग्री का है। तो इसके बाद इसको समझाने के लिए हम लोग को हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट लाना पड़ा, तो ये चीज़ यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। तो कभी इसमें से कुछ भी पूछें आपसे तो आप समझा सकते हो इसको। तो इस चीज़ से जो मेन कंक्लूजन आपको ये निकालना है कि CH4 से दिक्कत ये आया था जब इसकी स्टडी करी गई, तो दिक्कत ये आया कि इसने हम लोग को एक लिमिटेशन समझ में आया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, मतलब सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से हम लोग डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो बॉन्ड्स के हैं कि CH4 109.5 डिग्री में प्रेजेंट है, इसी ओरिएंटेशन में प्रेजेंट है, उसको नहीं समझा पा रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ओवरलैपिंग ऑफ सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन नॉट एक्सप्लेन द डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड्स इन CH4। एकदम सही स्टेटमेंट है, बहुत बच्चे इसको समझ नहीं पाएंगे बोला क्या है, तो मैंने समझा दिया क्यों ऐसा हो रहा था। क्योंकि जब सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंसीडर कर रहे हैं कि S अलग है, PX अलग है, PY अलग है, PZ अलग है, तो PX PZ आपके 90 डिग्री में प्रेजेंट हो गए, S वाला आपका कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। तो आप एक्जैक्टली नहीं समझा पाए थे कि कैसे CH4 में 109.5 डिग्री का एंगल बन रहा है, कैसे वो टेट्राहाइड्रल है, ठीक है। वो चीज़ आपको यहाँ पे समझानी थी और ये लाइन आपको बेसिकली याद रखना था। आगे चलते हैं, हम लोग बाकी किस टाइप के बॉन्डिंग्स हो सकते हैं, किस टाइप के कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है, उसको देख लेते हैं। पहले तो इसको समझाने से पहले आप ये याद रखो कि हमने देखा था कि एक्स वाला जो एक्सिस है वो केमिस्ट्री इस चैप्टर के लिए हम लोग Z एक्सिस माना हुआ है। तो जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, कभी भी न्यूक्लियस पास आएगा तो इसी एक्सिस में पास आएगा जो कि एक्स एक्सिस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ Z है, तो Z एक्सिस आपका बेसिकली इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होता है। कभी ये स्टेटमेंट भी आया तो सही स्टेटमेंट है, ठीक है। ये रटने वाले क्वेश्चन है, इसमें कुछ वो नहीं है समझाने वाला। अब देखो कितने टाइप्स के कोवलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, तो आप बोलोगे 2 टाइप के हैं, सिग्मा बॉन्ड और आपका पाई बॉन्ड। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं, वो आपको ध्यान रखना है कि सिग्मा बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब एंड टू एंड या फिर हेड ऑन ओवरलैप होता है, ठीक है। जैसे कि ये S है, हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है, ये SP है, हेड ऑन ओवरलैप यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इन केसेस में, या फिर ये PP है, यहाँ पे भी हेड ऑन ओवरलैप देखने को मिल रहा है, तो ये जब हेड ऑन ओवरलैप हो या फिर एंड टू एंड ओवरलैप हो उसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, पहला लाइन। दूसरा, इसको एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, मतलब सिग्मा बॉन्ड में एक्सियल ओवरलैपिंग होता है, एक्सिस के अलॉन्ग, है ना, इंटर न्यूक्लियस एक्सिस के अलॉन्ग जो है आपका यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, बहुत सही। अब कब जो है सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, देखो S और S अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये भी लाइन सही है। कभी ये लाइन देखने को मिलता है कि S ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सही बात है। S और P का अगर ओवरलैप हो रहा है तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, परफेक्ट है। लेकिन अगर PP ऑर्बिटल्स को ओवरलैपिंग हो रहा है तो उसमें सिग्मा भी बन सकता है, पाई भी बन सकता है, क्योंकि सिग्मा जो PP है वो आपके इंटरन्यूक्लियस एक्सिस के अलॉन्ग तो प्रेजेंट है ही, साथ ही साथ वो पैरेलल के फॉर्म में भी से ओवरलैप कर सकते हैं, जो कि ऊपर देखा था हमने। तो PX ओवरलैप कर सकता है, PY ओवरलैप कर सकता है, पैरेलली ओवरलैप कर सकता है, उस केस में आपका पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो ये चीज़ है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि एंड टू एंड ओवरलैप या हेड ऑन ओवरलैप या फिर एक्सियल ओवरलैप तीनों सिग्मा बॉन्ड में बनता है, ठीक है। SS हमेशा सिग्मा बॉन्ड, SP हमेशा सिग्मा बॉन्ड, PP दोनों दिखा सकता है। पाई बॉन्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो जब पैरेलल ओवरलैपिंग हो, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग हो तो उस केस में पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। अच्छे से याद रखो, वहाँ पे था अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग हो रही है या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है या फिर परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग हो रही है तो पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स के फॉर्म में आपको देखने को मिल सकता है। ऑल्सो पाई बॉन्ड जब बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग का जो बन रहा है पाई बॉन्ड बनना है। तो इसमें होता क्या है, 2 सॉसर टाइप या चार्ज क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि आपको यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है। सॉसर के शेप का या फिर चार्ज क्लाउड्स के फॉर्म में ये प्लेन के एक ऊपर एक प्लेन के नीचे, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन फॉर्म हो जाता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो पाई बॉन्ड बन सकता है PP ऑर्बिटल के केस में, P और D ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग केस में, DD ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग केस में, इनमें पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। ऑल्सो एक चीज़ याद रखो, जब भी आप पता करो कि ये सिग्मा बॉन्ड है पाई बॉन्ड है, आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मान लो CH4 है, ठीक है, ये गलत स्ट्रक्चर बनाया मैंने, टेट्राहेड्रल बनेगा, CH4 है, तो इसमें पूछना बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो आपको दिख रहा है कि पहला जो भी बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। लेकिन अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो दूसरा बॉन्ड पाई होता है, पहला हमेशा सिग्मा होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वही लिखा है कि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा और बाकी बॉन्ड्स पाई, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो इथाइन होता CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे ये बॉन्ड पहला जो है सिग्मा होगा और 2 पाई हो गए, तो मतलब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच आपको 2 सिग्मा बॉन्ड, सॉरी 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, और कार्बन हाइड्रोजन एक H के साथ बॉन्ड बना रहा है कार्बन, तो यहाँ पे ये भी सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि पहला बॉन्ड है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। ऑल्सो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये तो कुछ स्टेटमेंट्स आपने देखे सिग्मा के बारे में, पाई के बारे में। ऑल्सो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सिग्मा और पाई में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो हमेशा याद रखना है कि क्योंकि सिग्मा में हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है, ज़्यादा अच्छे से ओवरलैपिंग हो रहा है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ये AR क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सिग्मा बॉन्ड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड एसर्शन। रीजन क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स में ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, द ओवरलैपिंग इन सिग्मा बॉन्ड इज टेक्स प्लेस टू ए लार्जर एक्सटेंट, इसलिए जो सिग्मा बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। चलो ये चीज़ समझ आ गई।
अब हाइब्रिडेशन की जो थ्योरी वाले पार्ट्स उसको देख लेते हैं, क्योंकि कंसेप्ट तो हमने पूरा देख लिया कि कैसे हाइब्रिडेशन होता है, कैसे शेप बताना है, कैसे ज्योमेट्री बतानी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इस वाले पार्ट से, इसलिए अच्छे से देखो। सबसे पहले किसने दिया था हाइब्रिडेशन कंसेप्ट, तो पॉलिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से देख लो। क्यों किया गया था, ताकि हम लोग ज्योमेट्रिकल शेप्स को एक्सप्लेन कर पाए, जो कि सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के थ्रू नहीं हो पाता था। ठीक है, जो लिवर स्ट्रक्चर नहीं कर पाया था, जो वेस्पर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ओरिएंटेशन क्यों हो रहा है, टेट्राहेड्रल के फॉर्म ही क्यों अरेंज हो रहा है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उन सबको हमने हाइब्रिडेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया। किसने किया, पॉलिंग भाई साहब ने किया। ठीक है, उसके बाद जो पहले कंसेप्ट था कि पहले प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते थे, फिर CH4 जब हमने पढ़ा तो हमें समझा कि नहीं कुछ तो गलत है, तो हमने बाद में समझा कि नहीं, प्योर ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं, एक्चुअली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, कभी ये स्टेटमेंट आया तो उसको गलत नहीं सोचना है, सही स्टेटमेंट है। प्योर ऑर्बिटल्स नहीं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है यूज होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन समझना है आपको कि हाइब्रिडेशन में क्या है। हाइब्रिडेशन का आपको मतलब पता है कि इंटरमिक्सिंग हो रहा है ना। हाइब्रिड बनाना आपको पता है, बायोलॉजी के आप स्टूडेंट हो, आपको पता है कि हाइब्रिड किसको बोलते हैं। कोई चीज़ जब इंटरमिक्स हो, दो चीज़ें को जब हम लोग मिक्स करते हैं उसको हाइब्रिड बोलते हैं। तो वैसे हाइब्रिडेशन में हो क्या रहा है, इंटरमिक्सिंग हो रही है, सबको पता है। ठीक है, तो किसका इंटरमिक्स हो रहा है, यहाँ पे ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग हो रहा है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ, यहाँ पे 2s ऑर्बिटल है, यहाँ पे 2p ऑर्बिटल। ठीक है, अगर मेरे को इन सबको मिक्स करना हो तो ये मिक्स करके क्या बनाएंगे, एक s यूज़ हुआ है और 3 p यूज़ हुआ है, तो मेरे पास 4 sp3 बन जाएंगे। ठीक है, ये कैसे ये 3 4 होता है आगे बात करते हैं, लेकिन आपको पता होगा मोस्टली लोगों को। तो यहाँ पे बेसिकली ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग हो रहा है। ऑल्सो क्या ये 2s और 2p की एनर्जी सेम थी, क्या इक्वल एनर्जी वाले ही ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करते हैं, नहीं करते। 2s का एनर्जी अलग है, एनर्जी आपको कंपेयर करना आता है n+l करके आप एनर्जी कंपेयर करते हो, तो 2+0 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 2+1 आएगा, क्योंकि p का जो l का वैल्यू है 1 है। तो 2 और 3 कंपेयर मतलब एनर्जी अलग अलग है इसमें, तब भी इनका इंटरमिक्सिंग पॉसिबल है। तो मतलब इंटरमिक्सिंग जो हम लोग करते हैं वो या तो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स का करते हैं या फिर डिफरेंट एनर्जी वाले का भी कर सकते हैं, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट, ज़्यादा नहीं, मेजर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, स्लाइट डिफरेंट एनर्जीज वाले या फिर सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग यहाँ पे होता है, ताकि वो जो अलग अलग एनर्जी था वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए और जो नए ऑर्बिटल्स फॉर्म हो वो ऐसे हों कि उन सब का जो एनर्जी है वो सेम हो। अब ये जो sp3 बने हैं 4, इन चारों का एनर्जी सेम है, इन चारों का शेप सेम है। ये इंपॉर्टेंट है कि इंटरमिक्सिंग किसका होता है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का होता है। क्या उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम होना इंपॉर्टेंट है, नहीं है। हल्के डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स भी वहाँ पे ओवरलैपिंग कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे इंटरमिक्सिंग दिखा सकते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट, क्यों होता है ऐसा, ताकि जो एनर्जी डिफरेंस था और अलग अलग आपको एंगल देखने को मिल रहा था, एस का आपको कंफर्म था ही नहीं, P90 बना रहा था, वो चीज़ ना हो, यहाँ पे सबका एनर्जी इक्विवेलेंट हो जाए और शेप आप फिर बता पाओ कि इसका एक्चुअल शेप क्या है। तो इसलिए यहाँ पे इंटरमिक्सिंग कराई गई। अब कुछ फीचर्स है हाइब्रिडेशन का, वो आपको बताना चाहिए, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर हाइब्रिडेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट हाइब्रिडेशन, तो आपको बताना चाहिए क्या क्या। सबसे पहले कि कितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो इक्वल होते हैं कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक s कंबाइन किया था और 3 p कंबाइन किया था, तो कितने बने आपके पास sp3 ऑर्बिटल्स, 4 बने। अगर मैं बोलता कि एक s कंबाइन किया है एक p के साथ, तो आपके पास 2 sp बनता, मतलब कि जितने ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। 2 ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए तो 2 हाइब्रिड बने। अगर एक s 2p कंबाइन होता है ना, एक s और 2p कंबाइन होता तो आपके पास 3 sp2 बनता। ठीक है, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो एक तो ये नाम हो गया, sp3 इस ऑर्बिटल का नाम है जो कि बना कैसे है, एक s और 3p से मिलके। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, sp3, क्योंकि एक s और 3p है। लेकिन कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे एक s और 3p यूज हुआ है तो टोटल 4 ऑर्बिटल यूज हुए हैं, तो आपके जो फाइनल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो 4 ही बनेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, एकदम सही स्टेटमेंट है। सेकंड चीज़, फाइनली जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स फाइनली बनते हैं उन सबका जो एनर्जी है वो इक्विवेलेंट होता है और सबका शेप सेम होता है। इंपॉर्टेंट चीज़, सही बात है। अच्छा, थर्ड पॉइंट, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव है बॉन्ड फॉर्मेशन में एज कंपेयर टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एकदम सही बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मान लो आप प्योर ऑर्बिटल लेते, p ये है, ये s है, इनका ओवरलैपिंग करवाना होता है आपको। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ भी है, तो उतना अच्छा ओवरलैप नहीं हो पाता, क्योंकि पेयरिंग करवानी है आपको इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे तो चलो इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे प्रेजेंट है, ओवरलैप करेगा, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसका यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उतना अच्छा ओवरलैप नहीं हो पाएगा। लेकिन ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। ठीक है, तो इस केस में जब आप इस हाइब्रिड ऑर्बिटल को, हाइब्रिड p ऑर्बिटल को इसमें मिलाओगे, मान लो ये sp है, ठीक है, जब इसके साथ कराओगे आप कंबाइन, तो उस केस में आपको दिख रहा है कि पूरा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक तरफ, एक लोब में प्रेजेंट है, तो इसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छी हो पाती है, इसलिए ज़्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इफेक्टिव होता है। ठीक है, वही लिखा है, ड्यू टू द डायरेक्शनल नेचर एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो ज़्यादा इफेक्टिव है इन बॉन्ड फॉर्मेशन एज कम्पेयर टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एकदम सही बात है। चलो, और इस एसोसिएशन का ये बेसिकली रीजन हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब जो आपने देखा कि हाइब्रिडेशन कंसेप्ट इसलिए लाना पड़ा कि ताकि हम लोग समझा पाए कि CH4 का जो मेन स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल क्यों है। मतलब हम लोग मेनली ये जानना चाह रहे थे कि वो जो आपको देखने को मिलता है कि टेट्राहेड्रल के फॉर्म में ही अरेंज होगा, वो जो ओरिएंटेशन है बॉन्ड्स का वो वैसा क्यों है, वो समझाने के लिए हम लोग को हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट लाना पड़ा था। तो कैसे हाइब्रिडेशन वो कंसेप्ट समझाता है वो चीज़ यहाँ दिया है, उसका रीजन यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ से एक अच्छा AR क्वेश्चन बन के आ सकता है कि सबसे पहला चीज़ कि हाइब्रिडेशन को हमने यूज़ किया था ताकि हम लोग वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी जो है बॉन्ड का, या फिर हम लोग जो ओरिएंटेशन है बॉन्ड्स का, उसको समझ पाए। ये असर्शन हो गया। रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है। रीज़न ये है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक प्रिफर्ड डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। क्यों? ताकि उनके बीच जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो। ठीक है, रिपल्शन मिनिमम होगा तो क्या स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। एक्जैक्टली तो वो चाहते थे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसे अरेंज होते थे कि उनके बीच रिपल्शन सबसे कम हो जाए, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाए, और उसी
अरेंजमेंट के कारण आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता था। मतलब कि CH4 के केस में सबसे परफेक्ट ओरिएंटेशन टेट्राहेड्रल था, इसलिए आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। वहीं पे PCl5 के केस में वो अरेंजमेंट जो था वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था, इसलिए आपको वहाँ पे अरेंजमेंट उसके तरीके से देखने को मिलता था, वो ओरिएंटेशन आपको देखने को मिलता था, क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन सबसे कम है। तो ये रीज़न था कि कैसे आपने हाइब्रिडेशन के थ्रू ये ज्योमेट्री को समझा पाए, क्योंकि ये कंसेप्ट उन्होंने बाद में मतलब दिया था बेसिकली। तो ये AR क्वेश्चन से बन के आ सकता है। और ये लिखा है कि देयरफॉर द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन इंडिकेट्स द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये एसर्शन हो गया और ये रीजन हो गया, या फिर जो मैंने ऊपर पहले बताया था वैसे भी पूछ सकते हैं। तो एसर्शन ये हो गया, रीजन ये हो गया, आपको समझ लेना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर बन के आ सकता है। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हाइब्रिडेशन के जो कि आपको देखना है। पहला कि वही ऑर्बिटल जो कि वैलेंस शेल में प्रेजेंट है वही हाइब्रिडाइज करते हैं, सारे नहीं करते हैं। पहला पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं उनका इक्वल एनर्जी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिमिलर एनर्जी होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2s2p इक्वल नहीं है लेकिन सिमिलर एनर्जी है, ओवरलैप दिखा सकते हैं, मतलब हाइब्रिडेशन दिखा सकते हैं। 3s3p 3d ये दिखा सकते हैं, याद रखना है आपको। 2s2p दिखाते हैं, 3s3p 3d दिखाते हैं और 3d 4s भी दिखा सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप दिखाते हैं। इसके अलावा कुछ लिखा हो तो शायद नहीं दिखाएगा। तो इक्वल एनर्जी या ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकता है आपका अच्छे से। थर्ड इज प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडेशन। मतलब कि हमेशा एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको दिख रहा है कि मेरे पास एनफ स्पेस है, मेरे को 2 बॉन्ड बनाना है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल H2 का जब बनाओगे तो इसको 2 ही बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन को, और जब आप इसका लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो इसका 1s2 2s2 और 2p4 होता है। ठीक है, तो 2p4 होता है, तो इसमें अगर बनाऊँ मैं तो 1 2 ऐसा होगा। तो इसके पास 2 ऑलरेडी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके साथ वो HH के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो इसमें हाइब्रिडेशन तो होगा। sp3 एक S और ये 3p हाइब्रिडाइज होंगे और 4 sp3 बनाएंगे, लेकिन इसमें कहीं भी एक्साइटेशन नहीं हुआ, मतलब प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना यहाँ जरूरी नहीं हुआ। ठीक है, तो यही बोल रहा है प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडेशन। इसलिए जब ये हाइब्रिडाइज हुआ ना, जैसे कि ये था, अगर मैं बना देता हूँ क्लियर समझ जाओगे अच्छे से, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये था ऑक्सीजन का, मैं वैलेंस शेल बना रहा हूँ अभी। ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक एक एक, और ये हो गया ऑक्सीजन का वैलेंस शेल का जो स्टेट है वो है, बिना किसी एक्साइटेशन के। ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड्स बनाने? 2। ठीक है, H के साथ, तो एक एक इलेक्ट्रॉन्स ये आराम से यहाँ पे दे के बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इसको पहले हाइब्रिडेशन करना होगा। तो हाइब्रिडेशन जो होगा, यहाँ S है, यहाँ पे 3p है, तो इसके पास बनेंगे 4 ऑर्बिटल्स sp3 वाले, 1 2 3 4। और इसमें अगर कैसा होगा इनिशियली बॉन्डिंग होने से पहले, वो ऐसा होगा 1 2 3 4 3 4, है ना। ये दोनों खाली थे तो ये दोनों खाली है, और इन दोनों में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, अब ये बने आपके पास 4 sp3। ठीक है, सारे sp3 हैं ये, है ना, 4 sp3 ऑर्बिटल्स बन गए। अब H जो है इनके साथ, इसके साथ बॉन्डिंग दिखाएगा अपना, एक एक इलेक्ट्रॉन देके ये भी पूरा भर जाएगा। और आपको इससे दिखता है स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स दिखते हैं, तो ये भी sp3 ऑर्बिटल के अंदर ही प्रेजेंट है। एक चीज समझाना चाह रहा हूँ मैं, ये दोनों ऑर्बिटल्स भी आपको हाइब्रिडेशन के बाद sp3 दिख रहे हैं जिसमें लोन पेयर्स प्रेजेंट है, और इन दोनों ने बॉन्डिंग में पार्ट लिया है जो कि H के साथ है। तो ये जो बॉन्डिंग है वो एक्चुअली sp3s और sp3s वाली बॉन्डिंग है, वही हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, यही सेम चीज़ इसी तरीके से। तो किस तरीके से लोन पेयर sp3 में प्रेजेंट है, कभी स्टेटमेंट आता है कि इन H2O 2 लोन पेयर्स आर फाउंड इन द sp3 ऑर्बिटल, एकदम सही बात है, sp3 ऑर्बिटल्स में ही दोनों लोन पेयर्स प्रेजेंट है आपके। और जो बॉन्डिंग होती है, जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, वो sp3 ऑफ ऑक्सीजन एंड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के बीच हो रहा है। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ समझाया है। बहुत सही बहुत सही, चलो ये भी हो गया। अब मुझे देखना है अपना कुछ पॉइंट है, बेसिक पॉइंट्स है, बाकी मेन आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, फटाफट देख लेते हैं इसको। तो अब हमने जो पढ़ा उसको हम लोग फाइनलाइज करेंगे, और सब चीज़ हम लोग को ऑलरेडी पता है, बस हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले sp हाइब्रिडेशन, आपको पता है कैसा ज्योमेट्री दिखता है, लीनियर। तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें लीनियर ज्योमेट्री देखने को मिलता है, ये रहा। ठीक है, तो sp में हम लोग को लीनियर दिखेगा, जिसको हम लोग डायगोनल हाइब्रिडेशन भी बोल सकते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मैं एक्जैक्टली अगर पूछूं कि कौन सा p यूज होता है sp हाइब्रिडेशन में, तो आपको बोलना है कि pz यूज होता है, क्योंकि वही है जो कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग प्रेजेंट है ना, जो x एक्सिस को हम लोग रिप्लेस कर देता है z से, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हमने बोलता है कि z एक्सिस को बोलते हैं। तो s को इंटर न्यूक्लियस एक्सिस के अलॉन्ग ही ओवरलैप करना होगा, तो इसलिए यहाँ पे pz यूज होता है। तो sp हाइब्रिडेशन में s एंड pz यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बोलते हैं कि विच ऑफ द ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन sp हाइब्रिडेशन, आपको बोलना है s, pz, क्योंकि ऑप्शन होगा s py px, अगर नहीं पता होगा तो कंफ्यूज होगे। ठीक है, दूसरा sp हाइब्रिडेज बने, जब sp हाइब्रिडेज ऑर्बिटल्स बनेंगे तो कितने बनेंगे, तो आपको दिख रहा है कि एक s यूज हुआ होगा, एक p यूज हुआ होगा। जितने ऑर्बिटल्स यूज होते हैं उतने ही फाइनल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं, तो एक s एक p मिलके 2 sp बनाएंगे। वही लिखा है कि 1s एंड 1p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज टू फॉर्म 2 इक्विवेलेंट sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, मतलब कि इनके एनर्जी सेम होंगी। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि sp हाइब्रिडेशन में कितना परसेंट s कैरेक्टर है, कितना परसेंट p कैरेक्टर। तो जब भी परसेंटेज पूछेंगे ना, तो आपको निकालने आना चाहिए, बस कुछ नहीं करना है। जिसका पूछेंगे वो देखना है कि वो कितना है और टोटल कितना है। जैसे sp में अगर मैं बात करूँ तो s कितना है, s 1 है, टोटल कितना है, तो s 1 p 1 2 टोटल है, 2 × 100, तो 50% आया, इसलिए यहाँ लिखा है कि s 50% करेक्टर है। p की बात करूँ तो p कितना, 1, sp मिला के कितना टोटल, 2, 100 से मल्टीप्लाई किया 50% आएगा, तो यहाँ पे s का परसेंटेज करेक्टर भी 50 है और p करेक्टर भी 50% है, तो दोनों 50% करेक्टर दिखाते हैं। ये सब चीज़ आपको याद ही रखनी है, मैं समझा रहा हूँ कि ये कंसेप्चुअली आप कैसे एग्जाम में अगर भूल भी जाओ, नहीं पता हो तो निकाल सकते हो।
ठीक है, बहुत सही। BeCl2 का एग्जांपल दिया कि कैसे फॉर्म हो रहा है, तो BeCl2 का अगर सबसे पहले बोलूँगा हाइब्रिडेशन निकालो, आपका BeCl2 सॉल्व होकर Sp आएगा। ठीक है, अच्छा अब होगा क्या, बेसिकली आपको दिख रहा है कि बेरिलियम को 2 बॉन्ड बनाने, ठीक है, तो इसका ग्राउंड सेट ये है, तो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2s2 है, तो आपको दिख रहा है तो दोनों पेड है। बॉन्ड कैसे बनाएगा, बॉन्डिंग बनाने के लिए आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए ना। आपको दिख रहा था H2O में ऑलरेडी 2 बॉन्ड बनाने थे और 2 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, इसलिए हमने वहाँ पे कोई भी एक्साइटेशन नहीं किया, कर भी नहीं सकते थे, हमारे पास था भी नहीं ऑर्बिटल खाली। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑर्बिटल खाली है लेकिन यहाँ पे बॉन्डेड फॉर्म में, तो इसलिए हमने एक्साइट करके पहले ये कर लिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को P में भेज के एक्साइट करके अपना जो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए थे 2 बॉन्ड बनाने के लिए वो कर लिया। अब मुझे क्या करना है, हाइब्रिडेशन करवाना है। तो अब मेरे को दिख रहा है कि एक ऐसे मेरे पास एक P है, मुझे 2 बॉन्ड ही बनाने थे, तो इसलिए मैंने 2 को यूज़ किया। ठीक है, याद रखना है कि मैंने 2 ही क्यों यूज़ किया, बाकी क्यों खाली छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को 2 ही बॉन्ड बनाने थे, इसलिए मैंने एक S एक P को यूज़ करके 2 SP बना लिया और ये हम अपने पास फाइनल बना, जिसमें एक ये जो ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ये आपके क्लोरीन से आए होंगे और फिर आपका ये बॉन्ड बना होगा। तो यही चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ और मैं पूछूँ कि बताओ बेरिलियम और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो किन किन के बीच बन रहा है, वो ऑर्बिटल्स कौन से हैं, तो आप बोलोगे कि sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स और pz के बीच ये बॉन्ड बना है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। चलो बहुत सही, तो और ऐसे कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, एक इधर भी होगा एक इधर भी होगा। ठीक है, चलो इनके बीच 180 डिग्री का एंगल है, सबको पता है, तो बता दोगे sp तो वही होता है। चलो अगला देखते हैं sp2 कैसे बना होगा, एक S 2 P। ठीक है, 3 sp2 बन गए होंगे, सबको पता है, बहुत सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका एग्जांपल दिया है क्या, कोई BCl3 का एग्जांपल दिया है। अगर मैं पूछूं कि बताओ BCl3 का ज्योमेट्रिक है तो आराम से निकाल दोगे, Z वेट कैलकुलेट करके, कोई दिक्कत की बात नहीं। बॉन्ड एंगल निकाल दोगे 120 क्योंकि sp2 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा ये मैंने बताया था ऑलरेडी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इक्विवेलेंट एनर्जी एंड इक्विवेलेंट शेप होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। sp3 की अगर मैं बात करूँ, सबको पता है 109.5 डिग्री का एंगल बनेगा अगर ज्योमेट्री की बात करें, और टेट्राहेड्रल ही होगा इसका जो ज्योमेट्री होगा। परसेंटेज कैरेक्टर अगर मैं पूछ लूँ आपसे इस केस में बताओ, तो sp3 अगर मैं s निकालता हूँ इसमें, तो s कितना है sp3 में 1 है, टोटल कितना है, एक s p3 4 टोटल हुआ, 100 से मल्टीप्लाई किया 25% आया, तो इसलिए लिखा है 25% एस कैरेक्टर होता है sp3 में। p का निकालूँ अगर मैं, p कितना है, p 3 है, टोटल कितना है, एक s p3 4 है, इंटू 100 किया 75% आया p कैरेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑल्सो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ कि सिग्मा बॉन्ड जो यहाँ पे बने हैं एक्जैक्टली बताओ कि किस किस के बीच, कौन कौन से ऑर्बिटल के बीच सिग्मा बॉन्ड बना है, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना होगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए पहले निकाल लो कि जो सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिडेशन क्या है। तो बोरोन आपको दिख रहा है, यहाँ पे सेंट्रल एटम सॉल्व करोगे, Z वेट मैंने सिखा दिया सब कुछ, तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आएगा sp2। ठीक है, तो यहाँ पे बोरोन के जो ऑर्बिटल्स है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। अब जो क्लोरीन होगा वो आप जब लिखोगे इसका, तो आपको दिखेगा कि सबसे लास्ट में p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन खाली है। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिटल आपको दिख रहा है वो p होगा। ठीक है, तो क्लोरीन का p यूज होगा, बोरोन का sp2 यूज होगा, तो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है वो आपको sp2 और pz ऑफ क्लोरीन के बीच बन रहा होगा। ठीक है, बहुत सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वही यहाँ लिखा है ये तीनों बॉन्ड जो है वो sp2 और pz के बीच का बना हुआ है। अब मैं अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछूँ कि आपने ये तो बोल दिया कि sp2 हाइब्रिडाइज है बोरोन, लेकिन मुझे एक्जैक्टली बताओ कि p के कौन कौन से ऑर्बिटल्स यहाँ पे यूज हुए हैं। तो मतलब यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं, एक s और 2 टाइप का p, जो कि px py हो सकता है, pz py हो सकता है, या pz px हो सकता है। कौन से 2 यूज़ हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पहला तो हमेशा pz यूज़ होता है, दूसरा यहाँ पे py यूज़ हुआ है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो यहाँ पे बने हैं BCl2 में वो s py pz। तो कभी ऐसा sp2 का अगर आपको खोल के लिखना हो तो हमेशा रखना पहले pz py लिखोगे, px सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत कम लोग इसमें ध्यान देंगे। फिर सेम इस चीज़ को देखते हैं, यहाँ पे आपको CH4 का दिख रहा है, मैं पूछूँ कि बताओ मुझे एक्जैक्ट बॉन्ड किस किस ऑर्बिटल के बीच बना है, तो कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालोगे sp3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ और हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल होगा SO का सबको पता है, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड बन रहे हैं sp3 s के बीच। मैं पूछूँ कि sp3 में जो ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे पहले z हुआ होगा, फिर y हुआ होगा, 3 p होते हैं, तीनों यूज हो गए, तो आप तीनों लिख सकते थे px py pz, तो s px py pz यहाँ पे यूज होगा। बहुत सही, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे चलते हैं, NH3 का सेम केस निकालोगे, बस इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बताता हूँ मैं आपको। हाइब्रिडेशन निकालोगे नाइट्रोजन का, तो आपका आएगा sp3। ठीक है, 3 हाइड्रोजन है, तो sp3s 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 3 आपके यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स बन गए। सबसे पहले मुझे बताओ कि sp3 ऑर्बिटल्स जो बने कितने ऑर्बिटल्स बने होंगे। आपको दिख रहा है कि एक s 3 p, मतलब कि 4 ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, तो 4 ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। हमने देखा पहले ऑलरेडी इक्वल होता है, तो 4 sp3 बने, जिसमें से 3 तो h के साथ h के s ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग करने में यूज हो गए, एक खाली होगा, उसी एक में आपको ये लोन पेयर दिखता है। ठीक है, तो ये लोन पेयर जो है कहीं और नहीं है, sp3 ऑर्बिटल्स के अंदर ही है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसी लोन पेयर के कारण जो बॉन्ड एंगल है डिस्टॉर्ट होकर 107 डिग्री का हो जाता है, पता होना चाहिए। H2 का मैंने समझा दिया था, फिर नहीं समझाऊंगा। यहाँ जो लोन पेयर है sp3 में प्रेजेंट है, पता होना चाहिए, और जो बॉन्ड है sp3s के बीच बन रहा है। सही है, सही है। आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कुछ C2H2 C2H4 C2H6 को। अब हम लोग देख लेते हैं C2H6 और C2H4 और C2H2 वाला एग्जाम्पल कि उसमें कैसे कैसे बॉन्डिंग हो रहा है। ठीक है, फटाफट देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कौन सा दिखाया हुआ है, यहाँ पे आपको इथीन दिखा हुआ है, तो हम लोग को अगर इथेन का देखना है तो मैं बना लेता हूँ इसको, C सिंगल बॉन्ड C और 3 H होंगे यहाँ पे, इसके पास भी 3 H होंगे। ठीक है, बॉन्ड अगर आपको लिखना है सबसे पहले तो आपको देखना है हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन आपको पता है, इथेन के अंदर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो जो हाइब्रिडेशन होगा इसका sp3 होगा। ठीक है, तो ये sp3 है, ठीक है, ये भी sp3 है, ये सब s ऑर्बिटल्स वाले हैं, है
है ना। तो बॉन्डिंग बता दो कहाँ कहाँ क्या है। तो जो जितने हाइड्रोजन के साथ आपको बॉन्ड दिख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, वो सारे sp3s के बीच बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच इथेन में जो बॉन्ड है वो sp3 के बीच है, ठीक है। ऐसे आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे, बस आपको इमेजिन करना मैंने सिखा दिया। हाइब्रिडेशन लिख लो, फिर देख लो कि जो सराउंडिंग एटम है उसमें तो हाइब्रिडेशन करवाना नहीं होता है, उसको आपने वैसे रख दिया, उसका जो भी ऑर्बिटल यूज हुआ है वो आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है। ऐसे करके आपने इथेन का लिख दिया। ऑल्सो जो हमने स्टार्टिंग में कंफ्यूजन देखा था कि लेवल मतलब H2 और F2 का जो डिसोसिएशन एंथैल्पी वो सेम क्यों नहीं है, भले ही दोनों में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। उस चीज़ को यहाँ से आप समझ पा रहे हो अब कि क्योंकि यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड आपको सेम देखने को मिल रहे हैं वो एक्चुअली सेम है नहीं। यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो sp3 के बीच है, जो कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड है। वहीं पे जो कार्बन H के बीच सिग्मा बॉन्ड है वो sp3 और S के बीच है, और इसलिए अलग अलग बॉन्ड हो गए। इसलिए आपको यहाँ दिख रहा है कि इनका बॉन्ड लेंथ अलग है, बॉन्ड एंथैल्पी इनकी अलग होगी, और इस चीज़ को वो एक्सप्लेन कर पा रहा है VBT अब, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ CH बॉन्ड लेंथ और CC बॉन्ड लेंथ में कौन ज़्यादा है, तो आपको पता होना चाहिए कि देखो sp3 का यहाँ पे बॉन्डिंग है और यहाँ पे sp3 S के बीच बॉन्डिंग है। अगर परसेंटेज S करेक्टर कम रहेगा ना तो वहाँ पे बॉन्ड लेंथ आपका ज़्यादा रहेगा, ठीक है। मतलब कि याद रखो इतना कि जितना ज़्यादा परसेंटेज S करेक्टर उतना कम बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ऐसे याद रखो। तो sp3 में आपका जो S का परसेंटेज करेक्टर होगा कम है, 25% है, लेकिन यहाँ पे तो एक S 100% वाला है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होगा वो छोटा होगा, क्योंकि ज़्यादा अच्छे होगा। वैसे भी हाइड्रोजन छोटा है, ये भी देख सकते हो। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ होगा वो छोटा होगा एज कम्पेयर टू CC। तो इसको याद रखना है आपको कि CC बॉन्ड लेंथ कम है CH बॉन्ड लेंथ में इन इथेन, और यहाँ पे लिखा हुआ है CC बॉन्ड लेंथ आपका 154 है, CH बॉन्ड लेंथ 109 है। इससे बेटर क्वेश्चन बनता है जब हम लोग इसको इथीन से कंपेयर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आपको CH बॉन्ड लेंथ देखने को मिल रहा है, वहाँ पे भी आपको CC बॉन्ड लेंथ देखने को मिल रहा है। अब आप उससे कंपेयर करते हो अगर, तो एक तो आप कंपेयर कर सकते हो वहाँ डबल बॉन्ड है, तो CC बॉन्ड लेंथ इथीन वाला छोटा होगा एज कम्पेयर टू CC। एक तो सिंपल चीज़ वैसे ही देख सकते हो। तो यहाँ लिख रहा है कि देखो CC बॉन्ड लेंथ यहाँ 154 है, लेकिन यहाँ पे जो CC बॉन्ड लेंथ है वो 134 है, ठीक है। लेकिन अगर मैं CH बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करता हूँ, यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि वहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ जो इथीन के केस में CH के बीच जो बॉन्ड है वो एक्चुअली sp2s बॉन्ड है, लेकिन अभी इथेन में जो आपने देखा इसमें जो CH बॉन्ड है वो sp3s के बीच बॉन्ड है। और आपको मैंने बोला जैसे जैसे परसेंटेज S करेक्टर बढ़ेगा, जितना ज़्यादा वो S की तरफ जाएगा, 100% S की तरफ, उतना बॉन्ड लेंथ कम होगा, उतना ज़्यादा पकड़ के रखेगा। तो sp2s में S का जो करेक्टर है वो 33% है, यहाँ पे 25% ही था, इसलिए यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और बॉन्ड लेंथ कम है इथीन में। तो ये आपको याद रखना है कि अगर मैं CH बॉन्ड कंपेयर करवाऊँ आपसे इथीन का और इथेन का, किसका कम होगा? इथीन का कम होगा, ठीक है, बॉन्ड लेंथ। ये आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, रीजन मैंने समझा दिया अच्छे से, कंसेप्चुअली इसको याद रख सकते हो, कभी क्वेश्चन बनाना हुआ तो बना लेंगे। अब देख लेते हैं हम लोग इथीन में और क्या देख सकते हैं। सेम वैसे ही इथीन के लिए भी आप एक्साइटेशन करवाओगे और वगैरह जो मैंने सिखाया था वैसे आप करोगे इसको। अब आप देखोगे इथीन में अगर हाइब्रिडेशन निकालते हो तो इसका क्या होगा? sp2 होगा, ठीक है। और इसमें जैसे इथेन के केस में हमने चारों ऑर्बिटल्स को यूज़ किया था, मतलब sp3 ऑर्बिटल्स हमारे बने थे 4, ठीक है, कोई भी p खाली नहीं था। लेकिन इस केस में एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हम लोग को जो सिग्मा बॉन्ड हम लोग को चाहिए थे वो 3 ही चाहिए थे, ठीक है। कोवैलेंसी हम लोग को चाहिए 4, ठीक है। तो ऐसे मैंने इसको याद रखा है कि एक्साइटेशन आपको करवाना पड़ता है ताकि आप कोवैलेंसी मेंटेन कर पाओ, लेकिन हाइब्रिडेशन आप उतने ही का ही करते हो जिससे आपका सिग्मा बॉन्ड या लोन पे जितना आपको चाहिए उतना हो जाए। तो इथेन के केस में आपको चाहिए था कोवैलेंसी हर एक कार्बन को कितना? 4, ठीक है। इसलिए आपने चारों ऑर्बिटल्स को यूज़ किया हाइब्रिडेशन के अंदर, क्योंकि आपको 4 सिग्मा बॉन्ड भी चाहिए, ठीक है। एक्साइटेशन आपने क्यों करवाया उसमें? क्योंकि आपको 4 बॉन्ड बनाने थे। वैसे ही आपने इस इथीन के केस में भी एक्साइटेशन तो करवाया क्योंकि आपको 4 बॉन्ड बनाने हैं, लेकिन आपने यूज़ हाइब्रिडेशन में सिर्फ 3 ही को किया, क्योंकि आपको सिग्मा बॉन्ड या लोन पे जो चाहिए वो सिर्फ 3 ही चाहिए, ठीक है, ऐसे। और इसीलिए आपका एक इसमें अनहाइब्रिडाइज छूट जाता है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स में आपकी यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि इथीन के केस में आपका एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, जो कि 2px या 2py में से कोई भी एक हो सकता है, और ये साइड वाइज ओवरलैप करता है, ठीक है। तो जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है जिससे पाई बॉन्ड बनता है इथीन में, वो एक अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई हाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और इन्होंने यहाँ पे 2px स्पेसिफिकली लिखा है, क्योंकि दोनों हो सकता है, 2px भी हो सकता है, 2py भी हो सकता है, 2pz नहीं होगा, क्योंकि वो तो यूज़ हो गया आपका, वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाला है। सबसे पहले जब भी p यूज़ होता है सबसे पहले 2pz यूज़ होता है, ठीक है, तो वो यूज़ हो गया है। लास्टली जो हमने देखा था जो यूज़ होता है वो 2px होता है। हमने ऊपर भी देखा था कि अगर आपको sp2 लिखना है तो सबसे पहले आप लिखोगे, ये देखो यहाँ py और pz, ठीक है, px सबसे लास्ट में। तो इसीलिए आपने यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज का यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट में यूज़ हुआ होगा px हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है 2px वाला, यहाँ पे पाई बॉन्डिंग करवा रहा है इथीन के केस में, ठीक है। अच्छे से याद रखो कि 2px वाला यूज़ होता है। चलो ये हो गया। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करूँगा कि CCH बॉन्ड एंगल, या ऐसे लिख सकते हो HCC बॉन्ड एंगल और HCH बॉन्ड एंगल में कौन ज़्यादा है, तो अगर sp2 की बात करते हैं नॉर्मल, ठीक है, सिंगल, जिसमें एक सिंगल सेंटर होता है, तो उसमें आप बोलते हैं कि सब तो sp2 हाइब्रिडाइज है, यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे 120 डिग्री होगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे जो HCH बॉन्ड एंगल है वो 120 से कम होता है और HCC बॉन्ड एंगल 120 से ज़्यादा होता है। अच्छे से ज़्यादा को कंफ्यूज कर सकते हैं आपको यहाँ पे। लास्टली देख लेते हैं हम लोग C2H2 का sp हाइब्रिडेशन। उसमें भी आपको देखना है कि एक्साइटेशन करवाए नहीं करवाए और हाइब्रिडेशन करवाए नहीं करवाए। तो आपको देखना है कि sp में कितने बॉन्ड चाहिए टोटल, तो आपको 4 बॉन्ड चाहिए, ठीक है। C 3 बॉन्ड बनाएगा यहाँ और एक H के साथ, तो 4 बॉन्ड दोनों कार्बन को चाहिए। तो 4 चाहिए तो मतलब कि आपके पास 4
ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसलिए आपने एक्साइटेशन तो करवाया, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कितने ऑर्बिटल करोगे ये डिपेंड करता है कि सिग्मा बॉन्ड आपको कितना चाहिए। एक यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए, इसलिए आपने 2 का ही करवाया, इसलिए आपको ये 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बन गए और 2 आपके पास अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल्स बच गए। तो यही जो 2 अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल्स है ये आपके 2 पाई बॉन्ड बनाते हैं, जो कि आपने यहाँ पे देखा था, ये और एक ये, और एक सिग्मा बॉन्ड जो आपका बनता है वो sp के मिलने के कारण बनता है कार्बन के, और जो दूसरा sp ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के s के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इथाइन में जो आपका पाई बॉन्ड बन रहा है वो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल के ओवरलैप के कारण बन रहा है। ठीक है, चलो ये हो गया। उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे वो डिस्कस करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि वैसे हाइब्रिडेशन जिसमें डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है जिससे आपका एक अच्छा एमसीक्यू बन के आ सकता है, बहुत लोग गलत कर देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पूछें कि इनमें से कौन से ऑर्बिटल्स के बीच हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये आपको 3 ऑप्शन देंगे, उसमें से कौन सा गलत है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको बोलते तो मैंने बताया था कि हमेशा हाइब्रिडेशन इक्विवेलेंट एनर्जीज के आसपास वाले जो होते हैं, मतलब ये जो सिमिलर एनर्जी हो या फिर इक्वल एनर्जी हो उनमें पॉसिबल। हाँ, ये लाइन देखो मैंने मिस कर दिया था, ये चीज़ देख लो, याद आ गया मुझे कि जब भी आप हाइब्रिडेशन करवा दो उस केस में आप तीनों टाइप के ऑर्बिटल्स यूज़ कर सकते हो। हमेशा जरूरी नहीं कि हाफ फील्ड ही यूज़ होंगे सिर्फ, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन। आप हाफ फील्ड तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ फुल फील्ड और वेकेंट। ठीक है, ये हमने कहाँ देखा, फुल फील्ड वाला हमने देखा था H2 के केस में, दोनों लोन पेयर वाले यूज़ किए थे हमने हाइब्रिडेशन में, और वेकेंट वाले भी यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो तीनों टाइप के ऑर्बिटल्स यूज़ होते हैं, ये पॉइंट याद रखना। जब डी ऑर्बिटल यूज़ हो, बस ध्यान इतना रखना है कि जो ऑर्बिटल्स आप ओवरलैप करवा रहे हो उनकी एनर्जी जो सिमिलर हो, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस ना हो। तो इसलिए याद रखो कि 3s 3p 3d के बीच हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, 3d 4s एंड 4p के बीच पॉसिबल है, लेकिन 3p 3d एंड 4s के बीच पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ही हो गया, तो इसमें ऑप्शन देंगे, आपका आंसर जो होगा वो 3p 3d एंड 4s वाला होगा। रीज़न क्या दोगे, रीज़न दोगे कि 3p एंड 4s के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो AR क्वेश्चन नहीं बन सकता है कि इसके बीच जो है हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं है इन ऑर्बिटल्स के बीच। क्यों? क्योंकि 3p एंड 4s के बीच एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है। ये नहीं कि 3p 3d के बीच एनर्जी डिफरेंस जाता है, अगर ऐसा होता तो 3p 3d नहीं कर रहे होते हैं यहाँ पे हाइब्रिडाइज। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि sp3d हाइब्रिडेशन हुआ या फिर sp3d2 हुआ, आपको क्वेश्चन पूछेंगे कैसे, pa5 दे देंगे, बोलेंगे कि इसमें हाइब्रिडेशन हो रहा है। ठीक है, बताओ इसमें कौन से डी इन्वॉल्व है, तो आपको बताना है अगर sp3d एक डी इन्वॉल्व है तो आपका पहले dz² वाला होगा। जैसे कि हमने देखा कि अगर एक p था तो pz हुआ, वैसे ही अगर एक डी यूज़ हो रहा है तो dz² होगा इन्वॉल्व। सिमिलरली अगर 2 डी यूज़ हो रहा है तो dz² के अलावा dx² माइनस y² वाला होगा। तो स्क्वायर वाला यूज़ होता है, ऐसे दिमाग में याद कर लो। ठीक है, बाकी वाले यूज़ क्यों नहीं होते, क्योंकि वो आपके एक्सेस के बीच में 45 डिग्री एंगल बना देते हैं, लेकिन आपको हेड ऑन ओवरलैप करवाना पड़ता है वहाँ पे। तो ऐसा कुछ कंसेप्ट है उसका। अभी के लिए इतना याद रखो कि अगर आपका एक डी है तो dz² यूज़ होगा, 2 डी प्रेजेंट है अगर हाइब्रिडेशन में तो dz² और dx² माइनस y² यूज़ होगा। p तो 3 है इसमें, तो कोई सोचने की बात नहीं है। pz हुआ होगा सबसे पहले, फिर py, फिर px, ऐसे यूज़ हुआ होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाया हुआ है। चलो चलो चलो, बाकी जो D2 sp3 वगैरह दिख रहा है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग समझेंगे, अभी नहीं। PCl5 का अगर स्ट्रक्चर से अगर मैं पूछूं कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं, तो सबसे पहले हाइब्रिडेशन निकालोगे फॉस्फोरस का। ठीक है, यहाँ sp3d आएगा, तो यहाँ पे जो सारे बॉन्ड्स हैं वो sp3d और p के बीच बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्वेश्चन आता ही आता है, ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे एग्जाम में पूछ देते हैं वो आपसे, वो ये है PCl5 के स्ट्रक्चर के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि सारे जो बॉन्ड एंगल्स हैं PCl5 में वो इक्विवेलेंट है, गलत स्टेटमेंट है ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको याद है, अगर ये एंगल, अगर आपको याद है मैंने समझाया था हाइब्रिडेशन समझाते समय कि इसमें आपका एक ट्राइंगल प्लेन में रहता है, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे। ये जो ऊपर वाला है ये प्लेन के साथ 90 बनाता है, नीचे वाला भी प्लेन के साथ 90 बनाता है, तो एक तो 90 डिग्री वाला एंगल हो गया। और जो 3 बॉन्ड्स आपके प्लेन में प्रेजेंट है वो आपस में 120 वाला एंगल बना देते हैं। तो इसमें आपके 2 टाइप के एंगल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए सारे बॉन्ड एंगल्स इक्विवेलेंट नहीं है। पहला स्टेटमेंट आपका ये गलत है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट कि सारे जो बॉन्ड्स हैं वो इक्विवेलेंट है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो 3 बॉन्ड है वो तो आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं और जो बाकी के 2 बॉन्ड है वो आपके एक्सियल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, इस चीज़ का रीजन भी आप दे सकते हो सेम वैसे ही कि 3 PCl बॉन्ड्स दैट लाई इन वन प्लेन मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, बट द बॉन्ड्स विच लाई एक्सियली दे मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर। ठीक है, ऐसे आप दे सकते हो। इसका रीजन मतलब ये हो सकता है। ठीक है, तो इसमें मैंने बता दिया कि 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, इक्वेटोरियल 3 और 2 एक्सियल बॉन्ड्स। ठीक है, एक्सियल जो ऊपर नीचे, इक्वेटोरियल जो प्लेन में प्रेजेंट है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ से AR बनता है कि एसर्शन दे देंगे कि PCl5 मॉलिक्यूल इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, रीज़न क्या होगा? रीज़न होगा कि जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं, जो एक्सियल बॉन्ड ऊपर आपको दिख रहा है वो ज़्यादा रिपल्शन सफ़र करते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से। आपको दिख रहा है 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड है और एक एक्सियल बॉन्ड बेचारा ऊपर पड़ा है, उसको 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है वो रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, एक ये वाला करेगा, एक ये वाला करेगा, 3 बॉन्ड आपको एक्सियल बॉन्ड, अकेले एक्सियल बॉन्ड को रिपेल करें। उसी कारण जो बॉन्ड है वो ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वीक हो जाता है, रिपल्शन कारण वो दूर जाना चाहेगा, तो दूर जाने के चक्कर में वो वीक हो जाएगा। ठीक है, और लॉन्ग भी हो जाएगा। तो कुछ क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड से ज़्यादा लंबा होता है। ठीक, सही बात है। एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड से ज़्यादा वीक होता है, ये भी सही बात है। दोनों का रीज़न क्या है? दोनों का रीज़न है कि एक्सियल बॉन्ड को इक्वेटोरियल बॉन्ड से काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन फेस करने को मिलता है। थर्ड चीज़
ये भी अगर बोला जाए कि PCl5 ज़्यादा रिएक्टिव है, उसका भी रीज़न यही है कि एक्सियल बॉन्ड को ज़्यादा रिपल्शन फेस करने को मिलता है, जिसके कारण वो वीक हो जाता है और वीक होने के कारण इजीली डिसोशिएट कर सकता है, इजीली टूट के वो रिएक्शन में पार्ट ले सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो इस पैराग्राफ को अच्छे से एक बार आप भी पढ़ लेना, मैंने समझा दी कैसे कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते थे। फिर SF6 का स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो आराम से, उसके बीच कौन कौन से बॉन्डिंग देख सकते हो। इसमें एक्साइटेड स्टेट जो है ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, ये आपको ध्यान देना है। इसमें भी एक्साइटेशन हुआ है तो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से एक्साइटेड स्टेट में जाके हाइब्रिडेशन होता है, वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जैसे इस केस में सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तब इसके पास 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, फिर वो हाइब्रिडेशन करके sp3d2 वाला ऑर्बिटल बनाता है, फिर फ्लोरीन के साथ sp3d2 और S वाला बॉन्ड बनता है। ठीक है, sp3d2 एंड P वाला बॉन्ड बनता है, सॉरी। ठीक है, तो अब इसके बाद आपका MOT बचा। ये जो मैंने कराया है इसमें आप कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन, कोई भी PY का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, इस लेवल पे मैंने करवाया है। ये रिविजन वीडियो मत समझो, ये सोचो कि मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ा दिया है, डिटेल जैसा ही पढ़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये नहीं करवाऊंगा, मैं सोचा था मैंने हाइब्रिडेशन करवाऊंगा इसमें, लेकिन मैंने ऑलरेडी काफ़ी आपको करवा दिया है, तो इस चीज़ को मैं बाद में अब ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, जितना आपको ये दिख रहा है एक बार देख लो। इन सब का आपको Z बताना है। ठीक है, इन सब का आपको Z बताना है, हाइब्रिडेशन बताना है, ज्योमेट्री बतानी है, शेप बताना है। ठीक है, शेप बताने के लिए आपको बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बताना है, जैसा मैंने ऊपर किया था, सब आपको इन सारे स्ट्रक्चर के लिए बताना है। HNO3 के लिए क्या दिक्कत फेस होगी वो आपको सोचना है। इसमें मैं बताता हूँ आपको कि हाइड्रोजन जब आप इसमें करने जाओगे ना, तो अगर आप इसमें Z निकालते हो तो हाफ, N के लिए 5, मोनोवेलेंट इसमें 1 है 6, तो आपका 3 आएगा। ठीक है, Z तो 3 आएगा, तो इसका क्या हो गया, हाइड्रोजन sp2 हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो ठीक है बात। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। दिक्कत कब आएगा, जब मैं आपसे बोलता हूँ मुझे इसका शेप बताओ। ठीक है, तो शेप बताने जब जाओगे तो आप देखो क्या दे, इसमें ये है बॉन्ड सराउंडिंग एटम्स कितने देखते हैं, क्योंकि बॉन्ड पे पता करना हो तो सराउंडिंग एटम देखने जाओगे तो 3 और 1 4 कहते हैं कि भैया टोटल तो 3 होना चाहिए बॉन्ड पे लोन पे मिला के, यहाँ तो बॉन्ड पे भी 4 हो जाता है। तो यहाँ गलत क्या हो, यहाँ गलत ये है कि आपको ध्यान रखना है कि जब HNO3 वाला स्ट्रक्चर हो या H2SO4 वाला स्ट्रक्चर है, उसमें जो H है वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड नहीं रहता है, वो ऑक्सीजन के साथ आता है। अगर आप लीवर स्ट्रक्चर वाला जाकर वीडियो देखोगे वहाँ पर मैंने बताया चीज़, इसलिए जो स्ट्रक्चर होगा इसमें HO के साथ बॉन्डेड रहेगा, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड पेयर ही 3 रहेगा, 4 नहीं रहेगा। तो 3 - 3 0 हो जाएगा और लोन पेयर आपका फिर 0 आएगा। तो इसमें ज्योमेट्री जो आया वही आपका शेप है, इसलिए इसको करने का बेटर तरीका मैंने वहाँ पे बताया था कि H हटा दो, और यहाँ पे बेटर तरीका है कि H हटा के फिर आप बता सकते हो अगर कंफ्यूजन है तो। सेम CH4 का निकालना, H2O का निकालना, CH3 का, हाँ CH3 का जब निकालने जाओगे तो ये और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मैं आपको नीचे बताता हूँ। XeO3F2 बताना, PF3Cl2 का बताना, कहाँ पे फ्लोरीन प्लेस करोगे वो बताना, XeF2 का बताओगे। ठीक है, XeOF2 का कमेंट करोगे सबका। ठीक है, SF6 का बताओगे, XeF4 का बताओगे, ClO नेगेटिव का बताओगे, सब कुछ जो मैंने बोला है, ICl3 का बताओगे। ठीक है, चलो ये आपका होमवर्क रहा। अब मैं एक बार देख लेता हूँ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का कि क्या चक्कर रहता है। देखो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज अगर आपके पास रहा और हाइब्रिडेशन आपको निकालने बोला गया तो क्या करोगे, जो मैंने सिखाया था वैसा करना है आपको। ध्यान ये रखना है कि जो सराउंडिंग एटम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो फाइनल Z आएगा उसमें आपको 0.5 प्लस करके जो आएगा उसको फिर फाइनल आपको आंसर देना है। मतलब NO2 है, निकालने जाओगे तो आपका 2.5 आएगा Z। ठीक है, लेकिन आपको दिख रहा है कि जो सराउंडिंग एटम है वो है नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए जो फाइनल आंसर दोगे आप इसका 3 दोगे, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर होगा और शेप बेंड होगा। आपको ये नहीं करना है कि 2.5 आया तो 2 मान लिया, उस केस में sp आ जाएगा जो कि गलत हो जाएगा। NO2 का जो हाइब्रिडेशन होता है वो 3 होता है, sp2 होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल प्लेनर होगा। शेप निकालने जाओगे तो देखो सराउंडिंग एटम 2 है, 3 - 2 करके 1, तो एक आपका वही जो ऑड इलेक्ट्रॉन रहता है वो आ जाता है उस पर, इसलिए शेप जो आपका बेंट आ जाता है इसमें। ठीक है, सेम CF3 का बताओगे तो उसमें भी यही होगा, 3.5 आएगा Z, 4 मान लेना क्योंकि फ्लोरीन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, sp3 आएगा। ठीक है, अच्छा ClO3 में भी सेम चीज़ करोगे, 4 आएगा, और वही स्ट्रक्चर वगैरह बता सकते हो। CH3 का जब देखने जाओगे ना तो इसमें थोड़ा दिक्कत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3.5 आया, लेकिन आपको लेना है 0.5 कम करके, तो 3 आएगा आपका। ठीक है, तो 3 आएगा तो sp2 हाइड्रोजन इसका हो गया, ऐसे आपको ध्यान देना है। 2 और याद रखो, एक तो NO का निकालने जाओगे इस तरीके से तो आपका निकलेगा ही नहीं। ठीक है, आपका आएगा 0.5। अब आप देखोगे कि भैया ये तो फोन मतलब ऑक्सीजन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो 0.5 प्लस कर देना चाहिए था, 3 आता, लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसमें कम ही करना होता है। तो आप डायरेक्टली याद रखो NO तो 2 ही है, 2 का तो मोस्टली क्या ही बना लेगा, क्या शेप बना लेगा, लीनियर ही बनाएगा, तो ये लीनियर है, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। और ClO2 का एक याद रखो, sp2, क्योंकि इसमें जो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है ना वो इन्वॉल्व नहीं होता है हाइब्रिडेशन में, तो ऐसे याद रख सकते हो उसका, क्योंकि इसका निकालने जाओगे तो ClO3 की तरह ही इसका 4 आना चाहिए था, लेकिन ये 4 नहीं आएगा, इसका आपका 3 आएगा और sp2 होगा। तो ये सारे एक्सप्रेशंस मैंने यहाँ कवर कर दिए, ये आपको याद रखना होगा। ये तो मैंने समझा दिया ऊपर वाले, याद रखने के लिए मैंने आपको सीधे बोला है सिर्फ एक ClO2 वाला, क्योंकि ये भी मैंने समझाई दिया। ठीक है, PYQ में आपको कैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं एक बार बात कर लेते हैं। एक तो मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें शेप और ज्योमेट्री एक तरफ लिखा होगा और आपको एक तरफ मॉलिक्यूल्स लिखे होंगे, तो आपको देखना है कि ऊपर शेप बोला है या ज्योमेट्री। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना, नहीं तो फिर आप बिना लोन पर कंसिडर किए ज्योमेट्री लेकर ढूंढते रहोगे, आपको मिलेगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, ऑल्सो सारे ऑप्शन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ते हैं वैसे क्वेश्चन पे। देखो जैसे ही आपका आंसर टिक वो आगे बढ़ जाओ, सारे आंसर चेक करने की जरूरत नहीं होगा। उसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको बोला जाए कि बताओ किसमें मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन है। ठीक है, तो उसमें आप बेसिकली ये चेक करोगे कि किसमें सबसे ज़्यादा लोन पेयर प्रेजेंट है, और अगर लोन पेयर सेम है तो देखोगे कि एंगल जो लोन पेयर के पीछे वो सबसे ज़्यादा कम किसमें, जिसमें सबसे ज़्यादा कम लोन पेयर के पीछे एंगल होगा सबसे ज़्यादा रिपल्शन उसी में होगा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल, ये एक PYQ था। इसमें अगर आप चेक करने बैठते हो
तो कैसे चेक करोगे? कुछ नहीं, लोन पे निकालने का तरीका आपको बता दिया मैंने, कैसे नंबर ऑफ लोन पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जेड निकालोगे फिर बॉन्ड पे माइनस कर दोगे। तो IF5 फटाफट करूँगा मैं, सोचूंगा आपको समझाऊंगा नहीं। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका है, फ्लोरीन 5 है, मतलब किसका जब जेड कैलकुलेट करूँगा तो 7 + 5 12, 12/2 6 6 आपका जेड आ गया। सराउंडिंग एटम कितना है? 5 है, तो 6 - 5 1, तो एक लोन पे इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं ClF3 7 3 10 5, इसका जेड आ गया। 3 माइनस किया 2 लोन पे इसमें प्रेजेंट है। इसमें देख लेते हैं Xg 8 8 + 2 10 5 5 - 2 किया तो 3, इसमें 3 लोन पे प्रेजेंट है। सबसे ज़्यादा लोन पे इसमें प्रेजेंट है, तो सबसे ज़्यादा इसमें रिपल्शन होगा लोन पे का। ऐसे करना, ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे कि ये है, वही करोगे, जेड निकालोगे फिर सराउंडिंग एटम को माइनस कर दोगे जो कि बॉन्ड पेयर होता है, निकल जाएगा। फिर ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपसे अलग अलग एक ही स्ट्रक्चर दिया, बोला है कि हर एक कार्बन का हाइड्रोजन बता दो इसमें, तो निकाल लोगे। इसमें क्या करोगे, ऐसे स्ट्रक्चर में खोल लोगे और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे। जैसे H है तो एक सिग्मा बॉन्ड आता है, तो जितने H उसको काउंट कर सकते हो आराम से बिना खोले। तो 2 H यहाँ पे और एक कार्बन ने यहाँ पे बॉन्ड बनाया हुआ है, एक सिग्मा, तो 3, तो इसका हो गया sp2। इसका देखोगे तो एक यहाँ पे H है तो एक सिग्मा इसका बना होगा, और कार्बन ने यहाँ 2 बॉन्ड बनाए, एक तो यहाँ सिग्मा एक यहाँ सिग्मा, तो 3 बॉन्ड यहाँ पे भी है, तो ये भी आपका sp2 हो गया। ठीक है, इसका देखोगे तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड एक और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, तो 2 सिग्मा मतलब sp बॉन्ड sp हाइब्रिडेशन इसका हो गया। और इसका देखोगे तो एक H के साथ सिग्मा बॉन्ड, एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, मतलब यहाँ पे भी sp हाइब्रिडेशन इसका हो गया। 2 बॉन्ड यहाँ पे बेसिकली बने हुए थे। फिर एक क्वेश्चन मिलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो स्ट्रक्चरल। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले में मेनली तो होता ही है कि आपको टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपको दिख रहा है कि हाँ टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना पॉसिबल है, आपको सबका पता है इलेक्ट्रॉन, तब तो कर सकते हो। नहीं, अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिया जिसमें पॉसिबल नहीं है तो उसमें कुछ चार्ज वार्ज होगा। ठीक है, और उस केस में आप क्या कर लेना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना। कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो वो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाते हैं, क्योंकि उसके साथ आइसो स्ट्रक्चर भी पूछा होता है उन्होंने। अब आइसो स्ट्रक्चर चेक करने के लिए आपको याद रखना कि आइसो स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, जिसमें हाइब्रिडेशन सेम हो और साथ ही साथ शेप भी सेम हो। तो ये दोनों चीज़ जिसमें पूरी हो रही है तब उसको आप आइसो स्ट्रक्चरल बोलोगे। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइसो स्ट्रक्चरल, तो उसमें पहले हाइब्रिडेशन निकालो, जेड वेट करके कैलकुलेट करके, फिर लोन पेयर देख के शेप भी पता करो। जब दोनों चीज़ सेम हो जाए तब आप बोलोगे कि हाँ वो आइसो स्ट्रक्चरल है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन था विच ऑफ द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, इनमें से किसमें सारे बॉन्ड्स इक्वल नहीं है। तो इस केस में आपको क्या चेक करना होगा कि पहले तो आप इसका जो ये निकाल दो, जेड निकाल के ज्योमेट्री देख लो, क्योंकि अगर वो 5 वाला केस है जिसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन रहा है तो उसमें एक एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बन जाएंगे। तो उस केस में ऑलरेडी सारे बॉन्ड्स आपको पता है इक्वल नहीं होते, तो वो चीज़ जब आप निकालने बैठोगे ना तो BF3 वगैरह ALF3 ये सारे आपके सेम सिंपल वाले आएंगे, लेकिन ClF3 आपका वही बनाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें आपके फ्लोरीन के सारे बॉन्ड्स इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि एक इक्वेटोरियल में प्रेजेंट होगा और बाकी जो 2 हैं वो आपके एक्सियल बॉन्ड्स में होंगे, तो अलग अलग बॉन्ड हो जाएंगे। इसलिए इसको ऐसे सॉल्व करना है आपको। MX6 वाला एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा था कि कितने 180 डिग्री वाले एंगल्स इसमें हैं। तो MX6 का मैंने स्ट्रक्चर बताया था कि एक तो स्क्वायर आपका बनता है प्लेन में, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे। अब 180 डिग्री का एंगल देखते हैं, XMX एंगल, तो ये आपके X है बेसिकली। ठीक है, जो सराउंडिंग एटम्स हैं उनको बोला, क्योंकि MX6 6 लगे हुए हैं ना। तो अब देखते हैं कितने 180 वाले हैं। तो XMX एक तो ये है, XMX एक तो ये है, और XMX एक तीसरा ये है। तो 3 आपके 180 वाले एंगल यहाँ पे बन रहे हैं, तो इसका आंसर आपका 3 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा होता है एक में कि किसमें p dy बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो इसमें सबसे आसान ट्रिक है, देखो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स दिख रहे हैं तो उसमें तो dy पॉसिबल नहीं है, उसको वहीं से एलिमिनेट कर दो। तो सेकंड पीरियड यहाँ पे आपको थर्ड पीरियड दिख रहा है, यहाँ पे पॉसिबल है, टिक कर दो। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा था इन्होंने कि बताओ AsF5 में कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। तो AsF5 जो है वो आपका sp3d बनाता है। कैसे सोचोगे इसको, क्योंकि ये फॉस्फोरस वाले मतलब नाइट्रोजन वाले फैमिली का ही पार्ट है ना, नाना पार्टिकल ऐश्वर्य सभी आदि, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले का ही पार्ट है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे Z को, तो 5 इसका और 5 इसका, 5 मोनोवैलेंट एटम का, तो ये 10/2 5, तो Z5 आ गया। तो ज्योमेट्री इसकी हो गई और इसमें कोई लोन पेयर है नहीं तो सेम ही रहेगा। तो sp3d वाला स्ट्रक्चर है ये बेसिकली। इन्होंने पूछा था इसमें कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं। ठीक है, तो आपको बोलना था इसमें एक S यूज हुआ है, p3 है तो अलग अलग p यूज हुए होंगे, तो px py pz यूज हुआ है, और d कौन सा यूज होगा, dz² यूज हुआ होगा। ये आपको आंसर देना था। ठीक है, क्योंकि पहले dz² होता है, अगर 2 d है तो एक dx² - dy² भी यूज होता है। एमंग द फॉलोइंग ऑर्बिटल बॉन्ड्स द एंगल इज मिनिमम बिटवीन, किसके बीच, ये जितने ऑर्बिटल्स नीचे लिखे हुए हैं किसके बीच एंगल मिनिमम है। तो sp3 बॉन्ड्स को अगर आप देखने जाओगे तो sp3 बॉन्ड्स आपको पता है कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। तो ये सारे sp3 होते हैं, इनके बीच जो एंगल होता है 109.5 डिग्री होता है, तो ये 109.5 डिग्री। px py ऑर्बिटल आपको पता है px py pz आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। HOH एंगल अगर देखने जाओगे तो ये भी टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल तो है लेकिन इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, अगर आपको याद है अच्छे तो OHH, तो यहाँ पे लोन पेयर आता था। तो ये लोन पेयर आने के कारण जहाँ पे इसका एंगल 109.5 होना चाहिए था क्योंकि टेट्राहेड्रल है, लेकिन लोन पेयर के कारण ये एंगल कम हो जाता है और ये एंगल 109.5 से कम हो जाएगा। तो अगर कंपेयर भी करना पड़ता है तो ये 109.5 से कम है इसका एंगल। और sp बॉन्ड्स की बात करें तो आपको पता है ये 180 डिग्री का एंगल बनता है, लीनियर होता है। तो जो सबसे मिनिमम एंगल है वो px py के बीच हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन जो मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते वो सब कवर कर दिया मैंने। अब अगर आप क्वेश्चन करने जाते हो इससे रिलेटेड तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगले वीडियो में हम लोग एमओटी करेंगे और उसके अगले में हम लोग बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, जितने भी बाकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड वो सारा कवर कर लेंगे। और 2 वीडियो में आपकी केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी और अब आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, होप कि आपको वीडियो पसंद होगी। वीडियो पसंद को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और पढ़ते रहो एंड रिवाइज करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।